Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun Stocks. So guys, आज की वीडियो में अगेन मैं एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सेक्सी स्टॉक लेके आया हूँ और स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्यों ये मेरी नज़र में आया है और क्यों ये बहुत 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 प्यारा स्टॉक है, इसके बारे में आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और क्यों ये बहुत ही एक टर्न अराउंड स्टोरी बन के आ सकता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी एंड डेफिनेटली इस बैंक के लिए भी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी। सो डिस्कस करते हैं। सो सिंपल, अगर मैं इस बैंक की बात करना चाहूँ तो 12,500 करोड़ की कंपनी है, ऑलमोस्ट मिड कैप कंपनी है एज ऑफ नाउ। मिड कैप कंपनी एज ऑफ नाउ। बिजनेस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो बैंक्स का जो भी सिमिलर बिजनेस होता है, डिपॉजिट लेना और उसके बाद होम लोन, कार लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के फॉर्म में लोन्स देना और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड, सो वो सारी चीज़ें बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी करता है। सो उसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो बिजनेस के बारे में कुछ नया नहीं है, सभी बैंक्स का जो टिपिकल बिजनेस होता है इसका भी वही बिजनेस है। सो अभी इसके क्विकली हम फंडामेंटल्स को देखते हैं। सो फंडामेंटल्स को देखें तो सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है कि इसकी पी रेशियो सिर्फ 18 है, जो कि रिलेटिवली कम है। यूजुअली 24-25 तक होती है। प्लस ये एक मिड कैप कंपनी है यार। मिड कैप कंपनी में ना ग्रोथ का स्कोप होता है, डेफिनेटली होता है। स्मॉल कैप में भी होता है, मिड कैप में भी होता है। इफ कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन देयर ग्रोथ तो वहाँ पे धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ग्रोथ का स्कोप होता है, बिकॉज ऑफ विच वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत कम पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। और मैं एक चीज़ आपको नीचे दिखाना चाहूँगा। सबसे अच्छी बात तो नहीं है, खैर ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू के इक्वल है। बहुत सारे बैंक्स अभी ऐसे अवेलेबल है जो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वैल्यूज़ पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आई बिलीव इंडियन बैंक, आई बिलीव यूनियन बैंक, एक बैंक और था बैंक ऑफ बड़ौदा, आई गेस। ये सारे बैंक अपनी, प्लस कैनरा बैंक भी, ये सारे बैंक अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे अवेलेबल हैं। सो अगर आपने वो बाय नहीं किया तो वो तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ही लो। मैंने ऐड कर लिया है उन सबको सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ में। पहले मैंने उन सब पे वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यूनियन बैंक का लिंक मैं यहाँ ऊपर डाल दूंगा। या लेकिन ये बुक वैल्यू के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। स्टिल इसमें कैसे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो आके नीचे डिस्कस करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 14.5 है। मैं अगेन पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बैंक के लिए डेट बड़ी बात नहीं होती है। डेट्स ही उनका बिजनेस होता है। जो पैसा वो हमसे लेते हैं ना, हम नॉर्मल जनता से, एज अ सेविंग्स, एज अ डिपॉजिट, एज अ एंडोमेंट या जो भी बोल लो, उसी को वो इवेंचुअली आगे यूज़ करते हैं लोगों को लोन देने के लिए। तो वो पैसा जो वो ले रहे हैं हमसे, वही वो यहाँ पे शो करते हैं एज अ इन फॉर्म ऑफ बोरोइंग, इन फॉर्म ऑफ लाइबिलिटीज, इन फॉर्म ऑफ डेट। सो डेट टू इक्विटी रेशियो 14.5 है। इट इज़ गुड इनफ, नॉट अ प्रॉब्लम हेयर। और यहाँ पे भी आपको वैसे ब्रॉडर पिक्चर में दिख रहा है कि एक साल के चार्ट पे ही देखूँ तो जून में ही 28 के लेवल पे था ये और अभी 18 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत 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 डिस्काउंट लेवल पे है। मैक्स पे अगर करके देखना चाहें तो 90 रुपये का हुआ करता था एक कुछ टाइम पहले तक, कुछ टाइम पहले 2008 में, और अभी 18 रुपये का चल रहा है। सो वहाँ से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं वो नीचे देखते हैं। अगर पीयर्स में देखें तो पीयर्स में बात करें तो बाकी बैंक्स का मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। यूनियन बैंक मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंक ऑफ इंडिया भी आई बिलीव में मेंशन कर चुका हूँ। कैनरा बैंक भी मैंने अभी इसी वीडियो में बोला है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूनियन बैंक पे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है एंड पंजाब नेशनल बैंक पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, वो सब ऑलरेडी इससे भी कम पी पे अवेलेबल है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एट द सेम टाइम 18.2 की पी पे अवेलेबल है, यहाँ पे 18.01 की पी पे अवेलेबल है। सो इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नॉट जस्ट फ्रॉम पी परस्पेक्टिव बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव बिकॉज इस पर ग्रोथ पोटेंशियल जो है, जो इसकी अर्निंग्स में आके दिखेगा। अर्निंग्स में आके बहुत प्यार से देखो यार, सितंबर 2000 लगभग 2800 करोड़ का हुआ करता था रेवेन्यू, वो 3100 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट 25 करोड़ था, उसके बाद काफ़ी सिग्निफिकेंट लॉस आया था। अब वो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वार्टर से पॉजिटिव आने लग गया और मैंने कहा स्टॉक खरीद लो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वार्टर्स हो गए, कितने, चार चार दो, कितने, लगभग 3 साल से प्रॉफिटेबल है ये बैंक। उसके तभी मैं कह रहा हूँ लगभग 3 साल से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं इसमें। और अभी तो 214 करोड़ का प्रॉफिट आया है इसका, जो कि कमेंडेबल है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है इसने दिसंबर 18 के जो भी स्कैंडल हुआ होगा इसके अंदर, उसके बाद तो रिकवरी अच्छी खासी है, नो डाउट इन दैट। ये जितना बुरे हालात हुए हैं ना इसके, आई एम अज्यूमिंग कि प्रोबेबली दिसंबर 18 में जो इस बैंक के साथ हुआ था ना, उसी वजह से इसका प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आया हुआ है। ईयरली लेवल पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मार्च 2010 में जो रेवेन्यू 4700 करोड़ का हुआ करता था, वो अभी 12,000 करोड़ का है।
ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। मार्च 16 में और मार्च 15 में इससे ज़्यादा थे, लेकिन ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। ठीक है, 90% ऑफ ऑल टाइम हाई मान लो। नेट प्रॉफिट अगेन 440 करोड़ का ओवर करता था, अभी 680 करोड़ का है। ये भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ये ऑल टाइम हाई के पास है तो प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। अगर प्राइस इसका ऑल टाइम हाई पे जाने लग गया ना, सो हियर मी आउट, प्राइस इसका ऑल टाइम हाई पे जाने लग गया विद सेम अर्निंग्स, तो इसकी पीई रेशियो 18 की जगह पहुंच जाएगी 90। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 90 हो जाएगा एंड ऑल प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाएगा, मैं अभी से ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि जिस लेवल के टर्न अराउंड स्टोरी इसने शो किया, जिस लेवल की ग्रोथ इसने शो किया आफ्टर दिस -3756 करोड़, दैट इज कमेंडेबल। और उसके बाद कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग प्रॉफिट आ रहे हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगेन एंड अगेन। मतलब यहाँ से देख लो 54 करोड़, 105 करोड़, 150 करोड़, 156 करोड़, 169 करोड़ एंड 214 करोड़। अब जब कंपनी ही इतनी अच्छी ग्रोथ शो कर रही है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो मैं कंपनी पे भरोसा क्यों ना दिखाऊं, मैं बैंक पे भरोसा क्यों ना दिखाऊं? मैं तो दिखाऊंगा, मैं तो डेफिनेटली दिखाऊंगा। और मैं तो इसको बाय कर चुका हूँ। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं इसको बाय कर चुका हूँ फॉलोइंग दिस रूल। जो ऊपर ये रूल आ रहा है, इस रूल को नहीं भूलना है। सिंस इट इज अ मिड कैप कंपनी, आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू पुट मोर देन 2.5 to 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 30,000 आप इस बैंक में डाल सकते हो। अब तुम जबरदस्ती और यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 1 लाख डाल दे, 2 लाख डाल दे, नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। मिड कैप कंपनी है, 3% से ज़्यादा नहीं डालना। लार्ज कैप है, 5% से ज़्यादा नहीं डालना। स्मॉल कैप है तो 1 to 2% तक ही रिस्ट्रिक्ट रखो। पोर्टफोलियो में अच्छे खासे 50-60 स्टॉक इकट्ठे हो जाएंगे। धीरे धीरे वो स्टॉक अपने टारगेट पे जाते रहेंगे और आपको ऐसे ऐसे बहुत प्यारे प्रॉफिट मिलते रहेंगे। चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं, प्रॉफिट ऐसे ही कमाया जाता है। अब तुम ग्रीडी होगे, फिर तुम बोलोगे स्टॉक मार्केट जुआ है, तो वो तुम्हारी गलती होगी, स्टॉक मार्केट की नहीं। ये रूल लिटरली गोल्डन रूल है। रिसेंटली ही मेरे ऑफिस के जूनियर के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो वो मेंशन कर रहा था कि इस रूल को ऐसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, क्यों ही ज़बरदस्ती फॉलो करना है। मैंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया, बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ब्रो, ये रूल लेजेंडरी है। हमें अपने ग्रीड पे काबू करना सिखाएगा ये रूल। अगर तुम ये रूल फॉलो कर रहे हो मतलब तुम्हारे ग्रीड पे काबू है। और अगर तुम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो तुम्हारे फियर पे काबू है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड स्टॉक मार्केट में लोगों को दो ही चीज़ें बर्बाद करती हैं, ग्रीड और फियर। एक कंपनी में लिमिट से ज़्यादा पैसा डाल देना उनकी ग्रीड होती है। अब जब पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करके तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस का रोल कहाँ आता है? प्लीज़ टेल मी, प्लीज़। मैंने अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके इस कंपनी में जैसे पैसा डाला है, मैंने सिग्निफिकेंट पोर्शन डाला है अपनी वेल्थ का, ऑल्दो रूल से 2.5% के अराउंड से ज़्यादा नहीं डालने, स्टिल आई गेस मैंने 3.5% के अराउंड डाला है। बट अगर मैं इतनी डीप डाउन एनालिसिस करने के बावजूद भी स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि अभी 18.2 पे चल रहा है, 16 से नीचे गया तो बेच दो, तो कहाँ की फिर वो एनालिसिस किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाता हूँ। मैंने ये एनालिसिस कर ली, आई वेट। ये स्टॉक अभी 15 पे भी जा सकता है, 12 पे भी जा सकता है। पॉसिबिलिटीज देयर, बिग प्लेयर्स के हाथ में है, वो स्टॉक को कहीं पे भी क्रैश कर सकते हैं। उज्जीवन जितने लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रहे हैं वो उतना डिजर्व नहीं करता गिरना। बट बिग प्लेयर्स ने फियर क्रिएट कर रखा है। अब रिटेलर्स डर के माल बेच रहे हैं, बिग प्लेयर्स खरीद रहे हैं और उज्जीवन अब अपर सर्किट मारना शुरू करेगा। आई गेस एक दिन पहले उज्जीवन ने अपर सर्किट लगभग 8% का ग्रोथ शो किया है। सो यही होता है। ये स्टॉक भी नीचे गिर रहा है, हो सकता है कुछ दिन और नीचे गिरे। मेरी डिक्शनरी में स्टॉप लॉस, प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं स्टॉप लॉस सिर्फ कंपनीज के सिलेक्शन पे लगाता हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टॉप लॉस लगाओ तो कंपनीज के सिलेक्शन पे लगाओ और कहीं नहीं। सो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, रेवेन्यू इसका ऑल टाइम हाई पे है, अर्निंग ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट जाने वाली है। एक क्वार्टर में और यार लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट आ जाए, लेट से 4 साल अगर 200 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट आए, 4 क्वार्टर हो गया, पहुंच गए। अगर 4 क्वार्टर 214 करोड़ के अराउंड का रिजल्ट आएगा तो 850 करोड़ तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर में, और 850 करोड़ ऑल टाइम हाई पे होगा। बाय दैट लॉजिक स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा, अच्छी ग्रोथ शो करेगा, बहुत कमेंडेबल ग्रोथ शो करेगा, और पी इसका 25-30 से ऊपर तो जाएगा। कब जाएगा मुझे नहीं पता, मैं स्पेक्यूलेट नहीं कर सकता हूँ। बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर आई एम टेलिंग यू कि इस स्टॉक में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत 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 अच्छी है, क्योंकि कंपनी अच्छे से इंप्रूव कर रही है।
खुद का पैसा इन्होंने 10 साल में डबल के अराउंड कर लिया है 2400 करोड़ से। नहीं, खुद का पैसा इज दिस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो 2800 करोड़ से इन्होंने कर लिया है 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा। सैल्यूट टू दिस ग्रोथ, बहुत 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 अच्छी ग्रोथ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो सारा पैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, 93.33% होल्डिंग्स। इसके अलावा FIIs की थी, हमें लग रहा है ना FIIs ने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं कर रहे हैं, DIIs भी बेच रहे हैं, सारा माल पब्लिक के पास, मतलब मेजोरिटी FIIs DIIs और पब्लिक के बीच में पब्लिक के पास रिलेटिवली ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा था। यहाँ पे आओ, ये टिकर टेप का मैंने प्रो ले रखा है, ऑल्दो प्रो इतना वैल्यूएबल नहीं है तो आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय इट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग दिखाऊं तो उन्होंने रिसेंटली इंक्रीज़ की है 0.4 से 0.5, अभी 0.5 ही मेंटेन है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अदर्स की दिखाऊं तो उन्होंने 2.13 से अपनी होल्डिंग इंक्रीज करके 4.42% की है। अगेन अ कमेंडेबल ग्रोथ बिकॉज बिग प्लेयर्स आर बाइंग इट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल रिसेंटली 0.08% से उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है 0.15। और ये माल किससे खरीदा जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली नॉट पब्लिक। सीधी सी बात है, जब म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं एंड FIIs इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, सो यार एक टाइम के बाद प्राइस तो बढ़ेगा, प्राइस तो इसका बढ़ेगा और अच्छे से रॉकेट बढ़ेगा। और ये बाइंग इन्होंने बेसिकली प्रमोटर से की है, सो प्रमोटर्स के पास धीरे धीरे करके प्रमोटर थोड़ा सा कम कर रहे होंगे बिकॉज 93.3% पूरा गवर्नमेंट के पास होना थोड़ा ज़्यादा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है हल्का हल्का। और ये सारा माल ये बिग प्लेयर्स खरीद रहे हैं, पब्लिक बेचारे चुप बैठे हैं। 4.41 के 4.41 ही है उनकी होल्डिंग्स। सो वी नीड टू बी दो स्मार्ट पब्लिक, वी नीड टू बी दो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो ऐसे प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करें। सो मैं तो कर चुका हूँ, चॉइस इज योर्स। अगेन ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है कि मुझे पर्सनली कोई अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लगी है। सिंपल रीज़न है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि ए सेल्स एंड ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी इंप्रूव कर रही है अच्छे से और नंबर स्पीक फॉर इट सेल्फ। अब अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में आके देखें तो दो पैटर्न्स नज़र आते हैं। एक तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट है जो मुझे नहीं लगता 2 साल भी लगने चाहिए इस 75% गेन को आने में। इसका प्राइस अभी 18 के अराउंड चल रहा है और रिसेंट जो इसने हाई बनाया था वो जून में था, इसी जून में था 31.4 का। इसको आने में मुझे नहीं लगता 1-2 साल से ज़्यादा लगनी चाहिए। 2 साल लग भी जाते हैं ना तो 2 साल में 75% गेन सल्यूटेबल होता है, बहुत 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 प्यारा गेन होता है वो, ठीक है। और गिवन द फैक्ट हाउ इट इज़ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग इट्स फाइनेंशियल्स, आई एम अज्यूमिंग कि जो ये ऑल टाइम हाई है ना, ऑल टाइम हाई है इसका लगभग 96 के अराउंड का, लेट्स से 100 का लेवल ये 5 साल के अंदर अंदर टच कर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं 100 के लेवल के लिए ही इसमें एंटर किया हूँ। स्टॉक खरीद लिए हैं मैंने अपने इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट से, मैंने स्टॉक खरीदे हैं इसमें, जिसको अकाउंट को मैं बहुत रेयरली खोलता हूँ। तो स्टॉक खरीद के अब मैं भूल चुका हूँ, देखूंगा 2-3 साल बाद, 4-5 साल बाद कि किस लेवल पे गया है ये स्टॉक, ठीक है गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, दैट वुड रियली आई वुड रियली फील अप्रिशिएटेड। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। कमेंट में अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगेगा। अपने कोई आप क्वेश्चंस लिखना चाहो, कोई वीडियो है जो आप एनालाइज करना चाहो, कोई स्टॉक अगर आप एनालाइज कराना चाहो कि ये स्टॉक की एक बार शॉर्ट या लॉन्ग कैसी भी हो, एक बार आप एनालिसिस प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करो। आई वुड डेफिनेटली डू दैट। सूनर और लेटर हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि पाइपलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो डेफिनेटली आई विल रिव्यू दोज कमेंट, और जिन कमेंट में सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे आई विल फॉलो दोज एंड मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक और ऑन दोज स्टॉक्स टू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ओके गाइस, सो टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।